तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं जिस सीरीज़ को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं इसका नाम क्यूरॉन है। ये सीरीज़ 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी और अब तक इसका एक ही सीज़न आया है जिसमें 7 एपिसोड्स हैं। मैं हर एपिसोड को इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा और डिटेल में करूंगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इस पूरी सीरीज़ में 3 फैमिलीज बहुत इंपॉर्टेंट होंगी, राइनास, एस्पर्स एंड ओबर्स। राइनास और एस्पर्स ओबर्स से थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी और ज़्यादा मेंशन की जाएंगी। तो पहले सीन में हम देख सकते हैं कि रात का वक्त है और झील के किनारे से एक गाड़ी गुजर रही है। वहीं हमें चर्च बेल्स बजती हुई सुनाई देती हैं और एक बेल टावर को देखते हैं जो कि झील में डूबा हुआ है। अब यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये बेल्स भी सिंबॉलिक हैं और उनका बजना बहुत सिग्निफिकेंट है ड्यूरिंग द होल सीरीज। खैर, अगले सीन में हम थॉमस राइना को देखते हैं जो कि अपनी बेटी एना के साथ अपने मेंशन में आता है और वो पीछे से दरवाज़ा लॉक कर देता है। हम देख सकते हैं कि ये दोनों बहुत डरे हुए हैं। वहीं एना की माँ इसके पास आती है और इसे बोलती है कि वो जानती है कि क्या हो रहा है और ये सब एना के साथ भी होगा। इसके बाद थॉमस एना को इसके रूम में ऊपर जाने को बोलता है और ये भी साथ कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने अपने रूम से बाहर नहीं आना। इसके कुछ देर बाद एना को अपनी माँ के चीखने की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। ये सुनकर एना फ़ौरन नीचे आती है और देखती है कि कोई लड़की इसकी माँ की तरफ गन पॉइंट करके खड़ी हुई है और इसके साथ ही इसे शूट करके मार देती है। जैसे ही वो लड़की मुड़कर एना की तरफ देखती है तो हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि खुद एना ही होती है। आसानी के लिए हम इस एना को एना 2 कहेंगे क्योंकि इसका रोल सीरीज़ में बार बार आता रहेगा। खैर, एना 2 जैसे ही एना 1 की तरफ मुड़ती है और इसे भी शूट करने ही वाली होती है कि इसी वक्त थॉमस आकर इससे राइफल ले लेता है और एना 1 ये सब देखकर बेहोश हो जाती है और सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। फिर कहानी 17 साल बाद शिफ्ट हो जाती है जहां हम एडल्ट एना को देखते हैं जो कि मिलान से क्यूरॉन वापस आ रही थी अपनी बेटी डारिया और बेटे माउरो के साथ। हमें समझ आता है कि डारिया और माउरो दोनों जुड़वां बहन भाई हैं और इन दोनों को अपनी माँ के साथ क्यूरॉन वापस आना बिल्कुल पसंद नहीं है। यहाँ हमें यह भी पता चलता है कि खुद एना भी 17 साल पहले ये टाउन छोड़ चुकी थी और उसने पिएट्रो नामी लड़के से शादी कर ली थी। इन दोनों की शादी कामयाब नहीं रही थी और इस वक्त भी वो उससे भागकर क्यूरॉन आई थी। यहाँ रास्ते में माउरो का ड्रोन उड़ते हुए झील में गिरकर गुम हो जाता है। उधर मेंशन में दाखिल होते ही एना अपने बच्चों को बताती है कि ये मेंशन हमेशा से इसकी फैमिली प्रॉपर्टी रहा है और इस मेंशन में एक दफ़ा तो ऑस्ट्रिया की एम्प्रेस भी आकर रह चुकी है। और कुछ देर बाद वहाँ थॉमस आ जाता है और हम देखते हैं कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। वो आते ही एना को और उसके बच्चों को बोलता है कि वो लोग ना सिर्फ इस मेंशन में बल्कि क्यूरॉन में भी नहीं रह सकते और उन्हें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर एना अपने दोनों बच्चे माउरो और डारिया समेत वहाँ से निकल जाती है और नियरेस्ट पब में जाकर बैठ जाती है। यहाँ मैं आपको ये बात भी बताता चलूँ कि किसी अनजान वजह से माउरो को सुनाई कम देता था और वो हियरिंग एड डिवाइस का इस्तेमाल करता था। खैर, अभी वो लोग आपस में डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि वो रात कहाँ गुजारेंगे कि डारिया नोटिस करती है कि कुछ फासले पर एक बंदा पब के काउंटर पर बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और वो पूरा वक्त एना को देखे जा रहा होता है, जिसके जवाब में एना भी उसे देखने लग जाती है। जिस पर डारिया एना से पूछती है कि वो बंदा कौन है तो एना बगैर इस बारे में बात किए इन दोनों को वहाँ से लेकर जाने लगती है। अभी वो लोग वहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि थॉमस वहाँ पहुँचता है और इन्हें मेंशन में आने के लिए बोलता है, लेकिन वो भी सिर्फ इस शर्त पर कि वो अगली सुबह वहाँ से चले जाएंगे। मेंशन जाते हुए रास्ते में माउरो और डारिया एना से पूछते हैं कि यहाँ हर तरफ कैंडल्स क्यों जल रही हैं और इनके साथ क्रूसीफिक्सेस क्यों लगे हुए हैं, जिन पर थॉमस जवाब देता है कि ये शेडोज़ को दूर रखने के लिए किया गया है। ये स्टेटमेंट एक मीनिंगफुल स्टेटमेंट है जिसका तुम लोगों को आगे जाके समझ आ जाएगा। उस रात जब माउरो अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा होता है तो इसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर वाले फ्लोर पर कोई मौजूद है क्योंकि इसे ऊपर एटिक से आवाज़ें आ रही होती हैं। जब वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाता है तो अभी वो ऊपर वाले रूम को अनलॉक करने ही वाला होता है कि थॉमस वहाँ आ जाता है और इससे ऊपर आने की वजह पूछता है, जिस पर माउरो इसे बोलता है कि इसने चीज़ों के हिलने की आवाज़ सुनी थी और अभी रूम में से पानी भी बाहर आ रहा है। जिस पर थॉमस इसे गुस्से में कहता है कि ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी हो गई है तो यहाँ हर तरफ लीकेज हो रही है। माउरो इससे जब आवाज़ों के बारे में पूछता है तो थॉमस इसे बोलता है कि ये आवाज़ें इसके सीने में लगे पेसमेकर से आ रही हैं। अगली सुबह एना और उसके दोनों बच्चे माउरो और डारिया देखते हैं कि मेंशन के बाहर एक साइड पर थॉमस ने एक वुल्फ यानी भेड़िए को कैद करके रखा हुआ है और वो इसे अपना पालतू बनाने की कोशिश कर रहा है, जिस पर एना इससे बोलती है कि ये पालतू नहीं बन सकता और थॉमस इसे जवाब देता है कि कोई भी चीज़ पालतू बन सकती है। यहाँ डारिया अपने बच्चों को बताती है कि वो वीकेंड पर इन्हें वैली ऑफ द सन लेकर जाएगी क्योंकि वो अपने बचपन में वहाँ अक्सर जाती रहती थी। फिर वो अपने बच्चों को लेकर स्कूल आ जाती है जहाँ इसका सामना उसी बंदे से होता है जो पिछली रात पब में इसे देख रहा था। हमें पता चलता है कि इस आदमी का नाम एल्बर्ट एस्पर था। वो एना के पास आकर इसका हाल पूछता है, जिस पर एना बच्चों को बताती है कि एल्बर्ट और वो बचपन में दोस्त हुआ करते थे और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि एल्बर्ट एक लोकल रेंजर है और इसके बच्चों का नाम गिलियन और मिकी है।
एल्बर्ट की बीवी का नाम क्लारा एस्पर है, जो कि स्कूल में टीचर है और पूरी सीरीज में हम इसका यही रोल देखेंगे। खैर, इसके बाद एना और माउरो का इंटरेक्शन गिलियन और डेविड से होता है, जो कि कुछ ज़्यादा खुशगवार तो नहीं होता, बल्कि डेविड माउरो को बुली करने की भी कोशिश करता है, उसका हियरिंग एड उतार कर भागते हुए। लेकिन उसी वक्त डारिया डेविड पर असॉल्ट करती है और मुकम्मल तौर पर उस पर डोमिनेट करते हुए माउरो का हियरिंग एड उससे छीन लेती है। स्कूल से वापसी पर दोनों बहन भाई झील के पास से गुजर रहे होते हैं, जहां माउरो का ड्रोन गिरा होता है। यहाँ माउरो डायरिया को बताता है कि उसके जीपीएस के हिसाब से उसका ड्रोन इसी झील में गिरा है, जिस पर डायरिया उससे प्रॉमिस करती है कि वो आज रात उसके साथ बोट में बैठकर उसका ड्रोन ढूंढने जाएगी। वहीं माउरो और डायरिया उस दिन जंगल में घूम रहे होते हैं कि वहाँ डेविड और गिलियो अपने ग्रुप के साथ गाड़ियों का काफिला बनाकर गुजर रहे होते हैं। हमें पता चलता है कि वो पहाड़ों में किसी मकाम पर जा रहे होते हैं, जहाँ गिलियो और डेविड फिर से इन दोनों बहन भाई को तंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली यहाँ गिलियो की बहन मिकी गाड़ी से उतरकर बाहर आती है और डेविड और गिलियो की तरफ से इन दोनों बहन भाई से अपोलोजाइज करती है और इन्हें अपने साथ पार्टी में चलने के लिए इनवाइट करती है। स्टार्ट में माउरो डायरिया को मना करता है कि आज रात उन्हें झील पर ड्रोन ढूंढने के लिए जाना है, तो इसलिए वो पार्टी में नहीं जा सकते। लेकिन डायरिया के इंसिस्ट करने पर वो पार्टी में चलने के लिए राजी हो जाता है और फिर वो दोनों अभी गाड़ी में बैठकर बाकी लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। इस रात पार्टी में एक तरफ हम देखते हैं कि मिकी और डायरिया एक दूसरे के साथ डांस कर रहे होते हैं कि वहीं एक लड़का जिसका नाम लूकस होता है वो आकर मिकी को ज्वाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन मिकी इसे मना कर देती है। जिस पर डारिया मिकी से पूछती है कि वो और लूकस एक दूसरे को कब से डेट कर रहे हैं, जिस पर मिकी कहती है कि लूकस सिर्फ उसका एक अच्छा दोस्त है और कुछ नहीं। वहीं कुछ देर बाद गिलियो और डेविड डारिया को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करते हैं जिसका नाम पॉसम होता है। असल में इस गेम में ये लोग झील के ऊपर बने ब्रिज पर खड़े होकर तब तक ड्रिंक करेंगे जब तक सब लोग नशे में आकर बैलेंस खोकर पानी में ना गिर जाएं, और आखिरी पर्सन जो खड़ा रह जाएगा वही विनर होगा। ये गेम शुरू होने से पहले ही माउरो डारिया को पार्टी में अकेला छोड़कर चला जाता है क्योंकि उसे अपना ड्रोन ढूंढना होता है। उधर मेंशन में हम देखते हैं कि एना थॉमस को बताती है कि उसे अपने बचपन वाली रात के बारे में आज भी बुरे ख्वाब आते हैं और उसने उस रात वाले वाक़े को भुलाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो उसे भुला नहीं पा रही। वो थॉमस से बोलती है कि इसे याद है कि उस रात वो भी डरा हुआ था, तो वो उसे सही सही बताए कि उस रात असल में क्या हुआ था। जिस पर थॉमस उसे बोलता है कि एना की माँ ने अपने आप को खुद ही गोली मारी थी, जो कि ज़ाहिर है झूठ है। वो कहता है कि एना की मैटरनल मदर को भी यही बीमारी थी, जिस पर एना इससे पूछती है कि क्या वो भी इस बीमारी का शिकार होगी। थॉमस जिस पर गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है कि उसके बच्चों को उसकी ज़रूरत है और उसे उन्हें क्यूरॉन नहीं लाना चाहिए था। फिर सीन वापस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां ड्यूरिंग द पॉसम डेविड और गिलियो डारिया को क्यूरॉन के बारे में एक फेमस लेजेंड बताते हैं। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लेजेंड क्यूरॉन में अगर आपको घंटियां बजना सुनाई दें तो इसका मतलब आप जल्द ही मरने वाले हैं। जिस पर डारिया उन दोनों का मजाक उड़ाती है। वहीं दूसरी तरफ माउरो एक बोट में बैठकर बीच झील में अपना ड्रोन ढूंढने आ जाता है, लेकिन उसी वक्त वो डिसबैलेंस होकर झील में जा गिरता है। वहीं दूसरी तरफ डारिया भी ड्रंक होने की वजह से अपना बैलेंस खो देती है और वो भी झील में जा गिरती है, जहां माउरो तो स्विम करके अपना ड्रोन लेकर वापस बोट में आ जाता है। लेकिन पानी में गिरते ही डारिया को एक इल्यूजन आता है कि वो जंगल में है और कोई इसका पीछा कर रहा है और इसे किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। जब डारिया की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसे झील से बाहर निकाल लिया गया है और उसके पास मिकी बैठी है। यहाँ हम इन दोनों को आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के करीब आते देखते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। उधर घर पहुंचने पर माउरो अपना ड्रोन इंस्पेक्ट कर ही रहा होता है कि तभी इसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से एटिक से फिर से आवाज़ें आने लगती हैं। इस बार वो ऊपर जाता है और इस रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर एंटर हो जाता है। सरप्राइजिंगली वो देखता है कि एक कोने में एक लड़की ज़मीन पर बैठी है जिसके हाथ पांव जंजीर से बंधे हुए हैं और इसका मुंह भी कपड़े से बांधा गया है। माउरो इसकी जंजीर खोलकर इसे आज़ाद कर देता है, लेकिन जैसे ही वो इसके मुंह से इसका कपड़ा उतारता है तो इसका चेहरा देखता है और वो लड़की दिखने में बिल्कुल इसकी माँ की तरह होती है। अभी वो इससे पूछने ही वाला होता है कि तुम कौन हो, कि वो लड़की अचानक इसके ऊपर हमला करके इसे बेहोश कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। तभी थॉमस वहाँ आकर माउरो को उठाता है और उसके रूम में लाकर उसे लिटा देता है। इसके बाद एना के रूम में जाता है जहां वो देखता है कि एना अपने रूम से गायब थी और फिर वो अपनी शॉटगन उठाता है और मेंशन से बाहर आ जाता है, जहां वो जंगल का रुख करता है और पहला एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।